हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 17 अप्रैल 2020 है और आज हम 16 और 17 दोनों दिन के करंट अफेयर की बात करेंगे। कल किन्हीं कारणों से करंट अफेयर आपको नहीं मिल पाया था और इसके साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगला करंट अफेयर जो आएगा वो अब मॉर्निंग 5 बजे से पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि आप थोड़ा जल्दी करंट अफेयर अपडेट किया करें। तो यकीन मानिए हम भी चाहते हैं जल्दी हो, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपको मॉर्निंग 5 बजे से पहले करंट अफेयर अपडेट किया जाएगा। और करंट अफेयर में टाइम मतलब 5 बजे आने से पहले इसके अलावा और भी क्या अपडेट्स आप चाहते हैं कि आप करंट अफेयर में ये भी चीज़ अब होना चाहिए, तो वो कमेंट करके बताएं। तो जो पॉसिबल होगा हम जरूर करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ेंगे, जानकारी दूंगा हमारे कोर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स के बारे में। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारे लोगों ने इसको ज्वाइन कर चुके हैं। बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी। 125 टेस्ट होंगे और 7,500 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। हर क्वेश्चन का आपको इसमें डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। और 499 में लॉकडाउन पीरियड ऑफर में इसको आप ले सकते हैं। अभी ज्वाइन डाउनलोड कर लीजिए अभी एप्लीकेशन और ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमारे प्रिंटेड नोट्स हैं। प्रिंटेड नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 998 रुपये में ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और नए सिलेबस के हिसाब से ये आपको मिलेगा। साथ में ये हमारे प्रिंटेड नोट्स ये फुल कोर्स है जिसमें ये नोट्स फ्री आपको मिलने वाले हैं। तो ये सभी लॉकडाउन पीरियड का ऑफर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के बारे में एक और जानकारी, ये टेस्ट कभी भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। और एक बार इसका जो पूरा सिलेबस है, जो हमने शेड्यूल बनाया है, वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा जो थॉट है कि पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे। देखिए, सबसे पहले जब हमें किसी लक्ष्य की ओर ढूंढना होता है तो पहले खुद को बताओ कि आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ आपको पहुंचना है। उससे क्या हो जाता है, जब हम खुद से कहते हैं तो हमारा दिमाग, जब हम कह रहे होते हैं मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, तो हमारा दिमाग रास्ता खोजने के लिए लग जाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या करना पड़ेगा। और फिर जब आप कहते हैं खुद से क्या बनोगे तो फिर वो करो जो तुम्हें करना है। यानी कि जो बनना है उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है वो करो। अभी क्या होता है, हम में से लोग करना है पहले सोच लेते हैं कि यार ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, जो देखेंगे जो हो जाएगा। वैसा नहीं होता, पहले क्या होना है वो देखो और जो होना है उसके लिए क्या करना है वो करो। इसी से सफलता मिलती है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो इसमें भारत जो है 108वें स्थान पर है। प्रश्न का उत्तर डी सही है। काफी सारे लोगों ने इसका उत्तर सही दिया। इनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं, पहला उत्तर तन्मय बाघी का है, दूसरा कमल सिंह सिंगरौली वाले का और तीसरा उत्तर पवन राजपूत का है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब क्विक रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन कब तक बढ़ा दिया है। तो ये 3 मई तक बढ़ाया गया है। दूसरा प्रश्न, पहला विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया। तो ये 14 अप्रैल को मनाया गया। तीसरा प्रश्न, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनकी 129वीं जयंती कब मनाई गई। तो ये 14 अप्रैल 2020 को। चौथा प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय द्वारा कौन सी वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई है। तो यह है देखो अपना देश। और पांचवा प्रश्न, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये HDFC। और छठवां प्रश्न है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। तो ये बने विरूपाक्षा मिश्रा। और सातवां प्रश्न कि किस देश के आधुनिक वास्तुकला के जनक रिफत चदिर का निधन हो गया है और ये इराक के आधुनिक वास्तुकला के जनक माने जाते हैं। और आठवां प्रश्न है कि विश्व बैंक ने 2020-21 में भारत की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो ये 1.5 से यानी 1.5 से 2.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि आरोग्य सेतु ऐप 13 दिनों में कितने डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। और ये 13 दिनों में 5 करोड़ इसमें डाउनलोड हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आरोग्य सेतु ऐप ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया है और खासकर जो कोरोना वायरस है उसके लिए उसको ट्रैक करने के लिए। तो इस ऐप के यूजर्स की संख्या 13 दिनों में 5 करोड़ पहुंच गई है और इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया का सबसे तेजी से लोकप्रिय होने वाला ऐप बन गया है। और इसका उपयोग कोरोना वायरस के मरीजों को ट्रैक करने के लिए किया गया है। मैं आप लोगों से भी विशेष निवेदन करूंगा, आप लोगों ने भी अगर अभी तक अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ ये मोबाइल में अपना ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ये आपकी लोकेशन और ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है,
उससे आपके आसपास जिन लोगों ने ये डाउनलोड किया है तो क्या वो संक्रमित होते हैं, तो आपको उस हिसाब से आपको बताता है कि आपके कितना खतरा है या आप कैसे हो सकते हैं, क्या बचाव करें। तो बहुत सही ऐप है, आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और एंड्रॉयड पर 99% डाउनलोड के साथ ही इसने गेमिंग ऐप पोकेमोन गो को पछाड़ दिया है। पोकेमोन गो को 5 करोड़ ऐप डाउनलोड करने में 19 दिन लगे थे, जबकि ये 13 दिनों में हो गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे, ये जो मनाया जाता है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है, डिटेल इसकी देख लीजिए क्या है। तो हर साल 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लियोनार्डो दा विंची ये बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, इनकी याद में मनाया जाता है। 15 अप्रैल को ही इनका जन्म हुआ था और लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था इटली में, ये आपको याद होना चाहिए। और लियोनार्डो जो थे वो एक चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुशिल्पी थे, संगीतज्ञ थे, कुशल यांत्रिक यानी कि इंजीनियर थे और वैज्ञानिक थे। तो इतने सारे काम इनको आते थे, तो मल्टी टैलेंटेड आदमी ये लियोनार्डो दा विंची थे। इनकी एक मशहूर पेंटिंग है, उसका नाम जरूर बताइएगा। अब ललित कला आपने कई बार सुना होगा, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ये ललित कला क्या होती है। तो गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य और जितनी भी अलग अलग प्रकार की चित्रकलाएं होती हैं जिससे हमारे मन के भावों को हम प्रकटन करते हैं, ये सब क्या है? गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, हमारे मन के अंदर जो चल रहा होता है हम उसको प्रकट करने का एक तरीका होता है। तो यही जो कलाएं कहलाती हैं ललित कलाएं कहलाती हैं। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि देश में 2020-21 में कितने अनाज उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। तो ये लक्ष्य तय किया गया 29 करोड़ 83 लाख टन का, और ये रिकॉर्ड है, यानी अभी तक हमने आपने खुद के लिए इतना लक्ष्य तय नहीं किया है। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो देश में सामान्य मानसून की उम्मीद है, यानी आने वाले समय में मानसून जो रहेगा सामान्य रहेगा, और इसी को देखते हुए 2020-21 में रिकॉर्ड 29 करोड़ 83 लाख टन अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और इस दौरान अनाज उत्पादन में करीब 63,50,000 टन की वृद्धि का अनुमान है, यानी कि पिछली बार से ज्यादा, इतना ज्यादा का अनुमान है कि इतना ज्यादा हम पिछली बार से प्रोड्यूस करेंगे। और देश में सामान्य मानसून की जो उम्मीद है उसी के मद्देनजर रखते हुए 2020-21 में 29 करोड़ 83 लाख टन का जो लक्ष्य रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम चौथे प्रश्न की कि डीएसटी ने कौन सा एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म रोल आउट किया है। और ये एक प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है सहयोग। देखिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आपने सुने होंगे जो लगातार रोल आउट हो रहे हैं, तो उसी में से एक सहयोग भी है, ये आपको याद रखना है। और इसकी क्या खासियत है और कैसे काम करेगा इसके बारे में डिटेल से बता देता हूं। तो भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी है, उसने एक एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म मतलब एक वेबसाइट समझ लीजिए, और इसका नाम सहयोग रखा है। और इसलिए बनाया गया है कि जो कोविड-19 महामारी है इसके लिए एक ऐप बनाया गया है, तो उस महामारी के दौरान निर्णय लेने में मदद करेगा। रिकवरी जो चरण होता है, यानी कि किसी को जब बीमार हो जाता है तो वो रिकवरी करता है, तो उसमें सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो पड़ता है उसको संभालने के लिए क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों, यानी कि किस क्षेत्र में हमें क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, उसके लिए ये सहयोग करेगा। और सरकार ने जो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है आरोग्य सेतु ऐप, तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। किस प्रकार से उसके उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, तो संपर्कों का पता लगाने के लिए, यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसमें करेगा। जैसे कि एक व्यक्ति को कोरोना हो जाता है और उसके मोबाइल में उस पे अपडेट हो जाएगा कि ये कोरोना से पीड़ित है, और जब उसको कोरोना हो जाएगा तो उससे आसपास टच में या उसके कांटेक्ट में जितने लोग होंगे जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया होगा, तो उनको भी ये नोटिफिकेशन दे देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, एक पता चल जाएगा कि उसकी टच में कौन कौन व्यक्ति रहा था। तो मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आरोग्य सेतु ऐप जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस, स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट, तो इन सब चीजों की जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए आरोग्य सेतु ऐप है उसका ये सपोर्ट करेगा कौन, सहयोग पोर्टल। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि किस देश ने भारत को टॉर्पीडो और हार्पून मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है। तो ये मिसाइलें हैं और ये जो मंजूरी दी गई है अमेरिका के द्वारा दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अमेरिका, इसने भारत को हार्पून ब्लॉक 2
एयर लॉन्च्ड मिसाइल और टारपीडो, ये 2 मिसाइलें हैं, इनको बेचने को मंजूरी दे दी है। इन टारपीडो एंटीशिप मिसाइलों की जो कीमत है 155 मिलियन डॉलर होगी। याद रखना 1 मिलियन बराबर होता 10 लाख के, और इसे P-81 विमानों के साथ एकीकृत किया गया है, यानी उन विमानों के साथ इसे जोड़ा जाएगा। इस बिक्री से जो क्षेत्रीय खतरा है भारत में, क्योंकि एक तरफ भारत के चाइना है और पाकिस्तान, ये 2 बड़ी प्रॉब्लम्स तो हमारे साथ में सीधी सीधे हैं, तो इसके खिलाफ भारत की क्षमता बढ़ेगी और भारत जो है अपनी जमीन को, अपनी भूमि को, अपनी मातृभूमि को सुरक्षित करने में भारत को उससे मदद मिलने वाली है। बात अमेरिका की करेंगे तो इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है, मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है, और एक इंडियन रुपीज में लगभग, एक अमेरिकी डॉलर में लगभग 75 इंडियन रुपीज होता है। मैप में मैं आपको अब अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो मूव करना पड़ेगा पश्चिम की तरफ। अमेरिका एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो भारत के जस्ट अपोजिट में है, तो ये भारत है। भारत से पीछे आप जाएंगे तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो 49 राज्य तो यहाँ पर है इसका, और एक राज्य अलास्का जो है इसका वो यहाँ पर है। इसकी सीमा 2 देशों के साथ में मिलती है। ऊपर आप देखेंगे कनाडा के साथ में इसकी सीमा मिल जाती है, और नीचे आप देखेंगे तो मैक्सिको के साथ में इसकी सीमा मिल जाती है। बाकी एक तरफ अटलांटिक ओशियन है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन है, और दो तरफ, एक तरफ कनाडा और एक तरफ मैक्सिको है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि कहाँ स्थित DRDL ने कोविड-19 सैंपल इकट्ठा करने के लिए कियोस्क विकसित किया है, और ये DRDL जो है ये हैदराबाद में है, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो हैदराबाद की जो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है, ये एक लेबोरेटरी है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अंतर्गत। इसने अपनी तरह का एक पहला कोविड नमूना संग्रह कियोस्क, यानी ऐसी जगह, एक छोटा सा रूम पोर्टेबल जिसमें बैठ के क्या लिया जा सकता है, लोगों का नमूना लिया जा सकता है। और इस कियोस्क को विकसित करने के लिए मिसाइल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, और इसका जो खर्च आया करीब 1 लाख रुपए इसका खर्च आया है। और ये कियोस्क जो है एक चेंबर जो होता है, जैसे एक चेंबर उसकी तरह होता है, जिसमें एक बार इस्तेमाल के बाद बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। यानी एक बार यूज करें, एक व्यक्ति का इसमें सैंपल लिया, उसके बाद आसानी से इसको जो है संक्रमण मुक्त करके फिर से यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग रोकने की घोषणा की है, और ये जो घोषणा की गई है वो अमेरिका के द्वारा की गई है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका की तरफ से जो फंडिंग दी जाती थी, यानी वित्तीय सहायता दी जाती थी, वो रोकने की घोषणा की है। आपको पता होना चाहिए दुनिया भर के जितने भी इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह होते हैं उसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा देता है, और यही एक कारण होता है कि अमेरिका कई बार इनमें मनमानी भी अपनी करता है। तो अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर आरोप लगाया है कि उसने जो नोवेल कोरोना वायरस है उसके प्रसार को रोकने में मदद के मामले में ढंग से मैनेजमेंट नहीं किया, सही जानकारी नहीं दी, चीन के साथ मिलकर सांठगांठ की, और उसी के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। और अमेरिका जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन को करीब 40 करोड़ से लेकर 50 करोड़ डॉलर हर साल देता है। बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को हुई थी, और 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि IMF ने 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की है। तो IMF का अनुमान है कि ये 0% रहेगी, यानी कि ए ऑप्शन सही है, कोई इसमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलने वाली है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो IMF के अनुसार कोविड-19 जो महामारी है उसके कारण 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि 0% रहने की संभावना है, और लगभग 60 सालों में एशिया में आर्थिक वृद्धि का सबसे खराब ये प्रदर्शन होने वाला है, यानी पिछले 60 सालों में इससे खराब प्रदर्शन एशिया ने कभी नहीं किया है। आर्थिक गतिविधियों के मामले में एशिया का जो प्रदर्शन है अभी भी बाकी क्षेत्रों से बेहतर, क्योंकि एशिया एक डेवलपिंग यानी डेवलप हो रहा क्षेत्र है, जबकि यूरोप की अगर हम बात करें या उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वो काफ़ी पहले से डेवलप्ड हैं, तो उस मामले में थोड़ा सा ही ठीक रहेगा। अफ्रीका तो पिछड़ा हुआ है ही। बात IMF की करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 189 देश इसके सदस्य हैं, और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी MD हैं, और मुख्य अर्थशास्त्री इसके गीता गोपीनाथ हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, और ये जो राज्य बना है ये गोवा बना है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो कोविड-19 ये जो नोवेल कोरोना वायरस है उससे होने वाली बीमारी का नाम है और इसके मरीजों और इससे संभावित जो संक्रमित लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। उनकी इम्यूनिटी यानी हमारी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कोविड-19 रोगियों का इलाज करने में जुटे डॉक्टर और आयुर्वेदिक चिकित्सकों के परामर्श के बाद में इसका निर्णय लिया है। बात गोवा की करेंगे। राजधानी पणजी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। आगे बढ़ेंगे। 10वें प्रश्न की बात होगी कि कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग क्या होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा, तो ऐसा शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी होगा। ए ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने उत्तर प्रदेश को कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति दे दी है और इस अनुमति के साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पूल टेस्टिंग में क्या होता है कि कोविड-19 टेस्ट के 10 नमूने नकारात्मक आते हैं तो वो एक संकेतक के रूप में काम करने लगता है और इसी से पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट नकारात्मक होगा। और दूसरी ओर यदि परीक्षण किए गए नमूने नकारात्मक नहीं आते हैं तब व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है। कुल मिलाकर इसमें क्या किया जाता है, काफ़ी सारे लोगों के इसमें टेस्ट कर लिए जाते हैं, फिर उसमें से देखा जाता है कि कितने सकारात्मक है कितने नकारात्मक है। नकारात्मक है तो कोई दिक्कत नहीं और अगर सकारात्मक आते हैं तो फिर व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो यहाँ की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री यहाँ की योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अगला प्रश्न 11वां है कि किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है, तो ये एडिसन पुरस्कार जो जीता है ये टाटा पावर ने जीता है यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड, ये एक अवार्ड है जो दिया जाता है, जीता है और ये पुरस्कार अपने क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान इन्होंने चलाया था। इसमें क्या होता है, बिजली बचाने के लिए अभियान था और उसके लिए ये जीता है। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है और इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से इसकी जो कुल क्षमता है वो 10,763 मेगावाट की है। एडिसन अवार्ड क्या है, तो दुनिया भर में जो अच्छे नवाचार होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, उनको दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब के अलावा भी बहुत सारे आविष्कार किए थे, उनकी स्मृति में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर फेई क्या है, तो फेई बनाया गया है चौथे जो एशियाई पैरालंपिक खेल होने वाले हैं, पैरा खेल होने वाले हैं और ये फेई एक पक्षी है जिसको आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। सी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो होंगझाऊ ये चाइना के अंदर एक जगह है, वहाँ पर अक्टूबर 2020 में चौथा एशियाई पैरा खेल होने हैं और उनका शुभंकर बनाया गया है फेई और ये एक देवीय पक्षी जो वहाँ की स्थानीय संस्कृति है लियांगझू की, उस स्थानीय संस्कृति में एक देवीय पक्षी से प्रेरित है और इसका रूपांकन लियांगझाऊ की संस्कृति से मिलता जुलता है, ये आपको बता दें। और एक चीज़ इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये वहाँ पर एक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक किया जाना है और इसमें 22 खेल आयोजित होंगे। आगे बढ़ेंगे। 13वें प्रश्न की बात करेंगे कि BCCI ने कोरोना वायरस के कारण IPL को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है, तो इसको जो है अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो BCCI ने कोरोना वायरस का खतरा पूरी दुनिया में है, इससे लॉकडाउन जो 3 मई तक बढ़ाया गया है, इसके कारण अब IPL को 13वें संस्करण जो IPL का 13वां संस्करण होना है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। और IPL का आयोजन जो पहले 29 मार्च से रखा गया था, लेकिन पहले जब BCCI ने जो 15 अप्रैल तक का स्थगन की घोषणा की, देश भर में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद 15 अप्रैल तक इसको स्थगित कर दिया। अब जब 3 मई तक लॉकडाउन हो गया है तो इसको फाइनली अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इसी बीच में श्रीलंका ने कहा है कि आप IPL हमारे यहाँ आयोजित करवा सकते हैं, यानी श्रीलंका में आयोजित इसका करवा सकते हैं। ये ऑफर श्रीलंका की तरफ से आया है, देखेंगे वहाँ होता है या नहीं होता है। बात BCCI की करेंगे। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। अध्यक्ष इसके सौरभ गांगुली हैं और CEO राहुल जौहरी हैं, जबकि सचिव जे साहा हैं। आगे बढ़ेंगे। 14वें प्रश्न की बात करेंगे कि कोरोना वायरस के कारण किस विश्व प्रसिद्ध साइकिलिंग रेस को स्थगित कर दिया गया है, और ये रेस है टूर डी फ्रांस यानी कि ए ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो
कोरोना वायरस के कारण विश्व प्रसिद्ध साइकिलिंग रेस टूर डी फ्रांस इसको स्थगित कर दिया गया है और इस साल इसका आयोजन 24 जून से 19 जुलाई तक होना था, लेकिन अब इसका आयोजन 29 अगस्त से 20 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। कोरोना वायरस के कारण जापान में टोक्यो ओलंपिक रद्द हो चुका है। यूरो कप फुटबॉल रद्द हो चुका है। फ्रेंच के अंदर फ्रेंच ओपन जो टेनिस की प्रतियोगिता है वो रद्द हो चुकी है। ब्रिटेन में विंबलडन और भारत में आईपीएल को भी स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़े बड़े आयोजन थे जो स्थगित किए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा वो देश जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हुई है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।